हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लॉर्ड क्लाइव जो 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा विजय कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज छोटा सा हम खाली बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। हल्की सी आपको बता देते हैं, बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में कर लड़ा गया था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता। इसी बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, क्या थे दोस्तों, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ भारतीय राजाओं के 3 राजा थे। पहला तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था। कौन था दोस्तों? मीर कासिम। यानी जो बक्सर के युद्ध में भाग लिए थे, एक तरफ तो अंग्रेज कंपनी थी, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम था। इसी के साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी था। कौन था दोस्तों? सुजाउद्दौला था। और इसी समय कहा जाता है कि अवध में ही दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय भी था। कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर का जो युद्ध होता है वो किन के मध्य होता है? एक तरफ तो अंग्रेज कंपनी होती है, और कहें तो हम एक तरफ अंग्रेज कंपनी होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है और अवध का नवाब सुजाउद्दौला होता है और दिल्ली का सुल्तान शाह आलम द्वितीय होता है। यानी इन तीनों की संयुक्त सेना और प्लस अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध लड़ा जाता है, कब? 1764 में। उसे ही किसे का कहा जाता है? बक्सर का युद्ध कहा जाता है। जब ये बक्सर का युद्ध समाप्त होता है या अंग्रेजों द्वारा विजय कर लिया जाता है और 1765 ईस्वी में एक संधि होती, जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि को जब अमली जामा, यानी एक तरह से कहा जाए उसे लागू करने के लिए इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी द्वारा, इनके जो ब्रिटिश कंपनी के कहा जाए एक तरह से जो उनके सहभागी थे, एक तरह से कहा जाए गवर्नर थे, उनकी एक मीटिंग होती है और सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाता है कि सर्वप्रथम जिसने बंगाल में कंपनी की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था, उसी को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाए। और 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लॉर्ड क्लाइव जो है 1765 में द्वितीय काल के लिए भारत आता है, जो बंगाल का गवर्नर बन के आता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि इसके बीच में 2 छोटे छोटे गवर्नर होते हैं। उसके बाद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग आता है, जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं दोस्तों, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। यहां तक का हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। आज हम इसके आगे बात करते हैं। जब वारेन हेस्टिंग का पीरियड समाप्त होता है और एक नए गवर्नर जनरल आते हैं, जिसे हम जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर बन के आता है। इनका पीरियड होता है दोस्तों 1786 से 1793 ईस्वी तक का। यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, ये जो है भारत का बंगाल का गवर्नर बन के आता है। और उस समय इनका पीरियड क्या होता है? 1786 से लेके 1793 ईस्वी तक का। लॉर्ड गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो आने के लिए एक शर्त पर तैयार होता है और इसीलिए इसके पीरियड में एक होता है 1786 में ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। और जो बंगाल के जो राइट्स होते हैं बंगाल के गवर्नर के, उसको बढ़ा दिया जाता है। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की बंगाल में नियुक्ति होती है।
ये भी दोस्तों कहा जाता है, कुछ माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसे भारत आने के दो उद्देश्य थे या उसको दो काम सौंपे गए थे। प्रथम काम जो इसको सौंपा गया था वो था भू राजस्व की समस्या को सॉल्व करना था। जो पहला काम इसका था क्या था, भू राजस्व की व्यवस्था को सॉल्व करना था। दूसरा काम था कि इस समय न्याय व्यवस्था काफी लाचार हो गई थी और दुर्लभ हो गई थी, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, एक आधार दिया जाए, यानी न्याय व्यवस्था को सुधार करना था। क्या करना था दोस्तों, न्याय व्यवस्था में सुधार करना था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, उसे दो महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। पहला कार्य तो इसे दिया जाता है कि भारत में जो भू राजस्व या लगान व्यवस्था थी उसे कैसे अस्थायित्व प्रदान किया जाए और उसमें क्या सुधार किया जाए। और दूसरा काम क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी भेजा गया था। तो यानी बात किया जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में गवर्नर के रूप में आने का जो मकसद था वो कौन था, भू राजस्व व्यवस्था को अस्थायित्व बनाना, और दूसरा काम था न्याय व्यवस्था में सुधार करना था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, भू राजस्व व्यवस्था को क्या किया था, व्यवस्था को 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में क्या करता है, या 10 साल की, कब, कितने के लिए, 10 सालों के लिए ठेके पर दे देता है। यानी 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने क्या किया जाता है, 1792 ईस्वी में जमींदारों को यानी भूस्वामियों को ये क्या है, 10 सालों के लिए ठेके पर दे देता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो ठेके की जो प्रथम व्यवस्था थी किसने चालू की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने, हमने बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम क्या किया था, लगान व्यवस्था को सर्वप्रथम ठेके पर दिया था, और इसने किसने दिया था, 5 सालों के लिए। यानी जो इसने व्यवस्था की थी या व्यवस्था अपनाई थी, कितने दी थी, 5 सालों के लिए दी थी। लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चली नहीं, और फिर इसने क्या किया था, इसी व्यवस्था को 1 सालों के लिए लागू कर दिया, और यह भी व्यवस्था क्या थी, असफल थी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था ये आपको। अब व्यवस्था जो है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में 1792 ईस्वी में क्या करता है, यानी भू राजस्व व्यवस्था को या लगान व्यवस्था को 10 सालों के लिए दे देता है, और इसी के 1 साल बाद यानी 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में यह क्या करता है, इसे अस्थाई बना देता है। यानी अस्थाई बंदोबस्त जिसे कहा जाता है, यानी भू राजस्व व्यवस्था को सर्वप्रथम अस्थाई किसने प्रदान किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब प्रदान किया, 1793 ईस्वी में इसने जो व्यवस्था थी उसको क्या किया, अस्थाई बना दिया, और इसने एक निश्चित लगान को निश्चित कर दिया। यानी उसने क्या किया, 10/11 भाग, जो 10/11 भाग होता था, इसे किसे देना होता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जा अंग्रेज जो व्यवस्था करते थे जमींदार, उनको अंग्रेजों के यहां इसे जमा कराना पड़ता था, और जो उसूली करते थे उसके एवज में इन्हें क्या होता था, 1/11 भाग, यानी 1/11 भाग जो था ये किसको, जमींदार खुद अपने पास रख लेते थे। और इस तरह से कहा जाए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो सर्वप्रथम कार्य था उसने पूरा किया, और 1793 ईस्वी में उसने क्या किया, लगान व्यवस्था को अस्थाई प्रदान कर दिया। तो इसी तरह से कहा जाए दोस्तों कि लगान व्यवस्था को या भू राजस्व व्यवस्था को अस्थायित्व किसने प्रदान किया, या अस्थायी व्यवस्था किसने लागू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। यानी जो इसका पहला कार्य था, यानी भू राजस्व को अस्थायित्व प्रदान करना, इस तरह से उसने अपनी व्यवस्था को अंजाम दिया। अब दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है न्यायपालिका में सुधार करना। क्या होता है दोस्तों,
न्यायपालिका में सुधार करना। न्यायपालिका तो उस समय जो न्यायिक सहायता थी, एक तरह से कहा जाए दोस्तों, कार्यपालिका को इसी ने न्यायपालिका यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, सॉरी दोस्तों यहां निकला, यहां न्याय में सुधार की बात की गई थी। न्याय में सुधार यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सर्वप्रथम न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को सर्वप्रथम पृथक किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो न्यायिक कार्य होते थे इसे अब अलग कोई कार्य करेगा, और जो प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे या जो कार्यपालिका के कार्य होते थे उसे अब अलग कोई अधिकारी करेगा। इससे पहले क्या होता था, जो भी अधिकारी होता था वो न्यायपालिका वाला भी कार्य करता था और कार्यपालिका वाला भी कार्य करता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में सर्वप्रथम जो सुधार किया उसने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया, और इसी के तहत उसने दूसरा काम किया, न्यायालयों की स्थापना, न्यायालयों की स्थापना की। उसने इसके तहत बंगाल में 3 न्यायालय खोले और बिहार में 1 न्यायालय की स्थापना की। इस तरह से कहा जाए दोस्तों, कॉर्नवालिस के द्वारा जो न्याय में सुधार थी उसने सर्वप्रथम न्यायपालिका को और कार्यपालिका से पृथक कर दिया और बंगाल में 3 न्यायालयों की स्थापना की और 1 न्यायालय की स्थापना कहां की? बिहार में। इस तरह से न्याय व्यवस्था में उसने सुधार की कोशिश की। अगली बात इसे भी कहा जाता है, दूसरा पॉइंट जो इसके कार्यकाल में होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसे सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज का जो है जन्मदाता कहा जाता है। यानी सिविल सर्विसेज का ये भी बात पूछा जाए तो जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यानी सिविल सर्विसेज का जो जन्म दाता था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यानी कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज का जन्मदाता था। इसने क्या किया? सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में 1783 ईस्वी में इसने क्या किया? इस सर्विस को प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा इस सर्विसेज में क्या हुआ? भर्ती करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी। अगली प्रक्रिया क्या हुई? सर्वप्रथम अगर यह कहा जाए, इस परीक्षा को भारत में सर्वप्रथम सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, यानी जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, आईसीएस की परीक्षा होती थी, अगर यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा भारत यानी किस भारतीय ने क्वालिफाई की थी, तो वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इस परीक्षा का सर्वप्रथम जो भारत में आयोजन हुआ वो 1923 ईस्वी में हुआ था। यानी जो आईसीएस की परीक्षा थी भारत में, इससे पहले वहां हुआ करती थी, इंग्लैंड में हुआ करती थी। जो भारत में सर्वप्रथम इंग्लैंड और भारत में एक साथ हुई थी, वो कब हुई थी? 1923 ईस्वी में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। और उसके बाद कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। इसी के काल में दास निर्यात पर रोक लगा दी गई। यानी दास जो निर्यात किए जाते थे उन पर रोक लगा दी गई। दूसरा कार्य इसके होता था, इसने सर्वप्रथम जिला न्यायाधीश पद का जो सृजन किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था।
इसने इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था को, इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था को सर्वप्रथम भारत में किसने लागू किया था? वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। इसके पीरियड में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है सिर्फ दोस्तों, वो होता है आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध जो होता है आंग्ल मैसूर का, ये 1790 से 1792 बीच में युद्ध होता है और इसकी जो समाप्ति होती है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आज तक हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और हमें हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।